नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 15 दिसंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। नो डाउट ये आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। आप इस श्रृंखला के साथ अपने बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद निर्धारण कीजिएगा क्या ये श्रृंखला ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। अगर आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है तो नो डाउट हमारे साथ रेगुलर आप बने रहिएगा और डेली बेसिस पर इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार में कहाँ उलार महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। आपको बताया था कि हाल ही में बिहार में उलार महोत्सव पालीगंज पटना में आयोजित किया गया। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को पटना में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 दिवसीय आयोजन है। अभी हाल ही में पटना में इसका आयोजन किया गया और इसका जो राइट आंसर है 23 नहीं बल्कि 13 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई और 14 दिसंबर को इसका समापन हुआ। ये 2 दिवसीय आयोजन था बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का। इसके बारे में कई जानकारी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन पटना में किया गया। एक्चुअली में आयोजन तिथि आपको हमने बताया कि 13 से 14 दिसंबर 2023 और आयोजन स्थल की बात करें तो ज्ञान भवन पटना में अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत जो ज्ञान भवन और बापू सभागार है वहीं पर ज्ञान भवन में इसका आयोजन अभी किया गया है। तो इसके आयोजन का उद्देश्य राज्य को एक आकर्षक वैश्विक निवेश स्थान के रूप में पेश करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में बिहार में ये आयोजन हुआ बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। आपको यहाँ पर और भी जानकारी दे दूं कि इस सम्मेलन में अमेरिका, सऊदी अरब, बांग्लादेश, रूस, हंगरी, नीदरलैंड, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, ताइवान, जापान, यूएई और जर्मनी सहित कुल 16 देशों के 600 प्रतिनिधियों ने या फिर 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लिया है। तो ये भी चीजें ध्यान रखिएगा। और एक जानकारी यहाँ पर यह है कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है। हमने कई बार आपको बताया है कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से आप इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। ये जो सम्मेलन अभी हुआ है यहाँ से कई सारे प्रश्न और भी निकल कर सामने आएंगे। जो चीजें मीडिया में होंगी, खबरों में होगी, जो चीजें हमें न्यूज़पेपर वगैरह में मिलेगा, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर प्रश्न के रूप में हम आपको देंगे। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर करंट अफेयर्स में आप बहुत समय ले रहे हैं। एक्चुअली में अगर आपको यहाँ पर एक बना बनाया करंट अफेयर्स एकदम आपके समक्ष रखा जा रहा है तो आपको ये लग रहा है कि कितना आसान है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर वगैरह को देखेंगे, मीडिया में चीज़ों को देखकर एक जगह एकत्रित उसे करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना समय इसमें व्यर्थ जाता है। मतलब उसको तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो बस ये ध्यान रखिए बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। करंट अफेयर्स का ऐसा विस्तृत संग्रह जिस प्रकार से चीज़ें हम आपको देते हैं, साथ ही साथ इसी सीरीज में आपका पिछला करंट अफेयर्स भी रिवाइज होते रहता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ऐसा संग्रह आपको कहीं मिलता होगा। ठीक है, वो अलग बात है अगर कहीं मिलता होगा, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्कृष्ट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। चलिए अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे इस सम्मेलन की, जो बिहार बिजनेस कनेक्ट अभी हाल ही में आयोजित हुआ है पटना में ज्ञान भवन में, तो ऐसे ही अभी हाल ही में कई सारे महोत्सव, यहाँ पे हम महोत्सव की बात करेंगे, कई महोत्सव आयोजित हुए हैं। हमने जानकारी कई बार आपको दिया है। रिसेंटली इसमें कुछ नए भी ऐड हुए हैं, वो आपको बता दूं, जैसे कि आम महोत्सव, सूफी महोत्सव, बाजरा महोत्सव, 11वां थावे महोत्सव, पक्षी महोत्सव कलरव, ये इसका उद्घाटन संस्करण था जो कि जमुई के नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित हुआ। किन्नर महोत्सव, जीरादेई महोत्सव अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ जीरादेई सिवान में। मंजूषा महोत्सव अभी हाल ही में भागलपुर में आयोजित हुआ है और उलार धाम महोत्सव पालीगंज पटना में 7 से 8 दिसंबर 2023 को।
ये कुछ ऐसे महोत्सव है जो रिसेंटली बिहार में आयोजित हुए हैं। इसे याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, आप लोग याद कर लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये अगर ये आपको याद हो गया, अगर यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया तो निश्चित तौर पर 1 अंक आपके हाथ में होगा। अन्यथा अगर आपका एक प्रश्न छूट जाएगा तो आपको बहुत अफसोस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराधों या फिर गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देखिए अभी हाल ही में एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। हम प्रश्न में बात कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय ने यानी कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराध और अपराधियों के बारे में, तो इसको लेकर इस चीज को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो नंबर है 14432 14432। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो अभी हाल ही में जारी किया गया। अब इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 14432 जारी किया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना केवल और केवल ये गंभीर अपराध या फिर अपराधियों के बारे में जानकारी इस नंबर पर दिया जा सकता है बिहार पुलिस को। अच्छा, इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से से फोन कर बिहार पुलिस को अपराध की सूचनाएं दे सकता है, न कि सिर्फ बिहार से बल्कि पूरे भारत से कहीं से भी इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एक जानकारी आपको ये भी दे दूं, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो डायल 112 नंबर है जो एक इमरजेंसी नंबर है, इसके बारे में आपको बता दूं कि हालांकि आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल 112 नंबर पहले की तरह कार्यरत रहेगा। ठीक है, ये इमरजेंसी सेवाओं के लिए इसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन गंभीर अपराध एवं अपराधियों के लिए ये नंबर मतलब कि ज्यादा सुटेबल होगा। यही नंबर बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है। ठीक है, इस पर्पज से अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसके अलावा बिहार में साइबर अपराध से जुड़ी सेवाओं के लिए 1930 और मद्य निषेध से जुड़ी सूचना देने के लिए पहले की तरह 15545 टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जो कि डायल 112 नंबर को लेकर थी कि अक्टूबर में, हालांकि इससे पहले जुलाई में भी हमने आपको जानकारी दिया था, तो अक्टूबर की यहाँ पर हम बात करते हैं, साथ ही साथ आप जुलाई को भी ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर और जुलाई में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS डायल 112 में ERSS डायल 112 में बेगूसराय ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जो इमरजेंसी नंबर है, जो आपातकालीन सेवाओं के लिए जो नंबर जारी किया गया 112, इस नंबर का मतलब कि जो प्रयोग होता है उसमें अगर हम बात करें जो रैंकिंग जारी हुई तो इसके आधार पर बेगूसराय पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया था। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बेगूसराय की बात हुई तो आपको हमने बताया था कि अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जो एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें हमने आपको बताया था कि बिहार का ओवरऑल पूरे भारत में 22वां स्थान है और बिहार की जो भागीदारी है निर्यात में आपको बताया था हमने 0.52% है। तो ये तो रही बात है, राज्यों की कैटेगरी में बिहार को 22वां स्थान मिला। बिहार की जो भागीदारी भारत में है या फिर भारत से निर्यात में वो 0.52%, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अतिरिक्त हमने ये भी आपको बतलाया था कि बिहार में अगर हम जिलों की श्रेणी में बात करें तो कौन सा जिला निर्यात में सबसे आगे है, तो वो जिला है बेगूसराय। अच्छा, यहाँ से एक जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना है, एक जानकारी हमने आपको दिया था सिमरिया रिवर फ्रंट के बारे में, तो ये भी बेगूसराय से ही संबंधित है। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर बिहार पुलिस की बात हुई है तो कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि आपको बता दूं कि वर्तमान में जो बिहार पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP है अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये है RS भट्टी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, राजविंदर सिंह भट्टी इनका पूरा नाम है, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बिहार पुलिस की बात करें तो एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी टाटा ट्रस्ट की, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार में पूरे भारत की दृष्टिकोण से, अगर हम राज्यों की दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी अपना बिहार में है। तो ये चीजें फिलहाल ध्यान रखिए। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किसे नवंबर 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ध्यान रखिएगा, नवंबर 2023 की यहाँ पर बात हो रही है। तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड, ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पे पुरुष वर्ग की मेंस कैटेगरी की, आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, हम मेंस कैटेगरी की इसमें बात कर रहे थे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें महिला वर्ग में, जबकि महिला वर्ग में नवंबर 2023 के लिए बांग्लादेश की स्पिनर नाहिदा अख्तर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये दोनों बात हुई नवंबर 2023 को लेकर। हालांकि पिछले महीने में, यानी कि पिछला जो रिपोर्ट आया था, पिछला जो जारी हुआ था अक्टूबर के लिए, उसको लेकर हमने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को अक्टूबर 2023 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जबकि महिला वर्ग में वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज को अक्टूबर 2023 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था आईसीसी का। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि रचिन रविंद्र जो नाम आप ये देख रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, भले ही न्यूजीलैंड टीम से खेलते हैं लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। उनका जो पैतृक निवास है ये बेंगलुरु में है। तो ये सारी बातें फिलहाल ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये कंप्लीट सूची आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का, जो कि 2023 में जारी हुआ है। जनवरी से लेकर नवंबर तक का यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जनवरी पर और उसके अतिरिक्त सितंबर में। ठीक है, ये दो जो महीना आपको दिख रहा है, इसमें शुभमन गिल भारत का नाम आपको दिख रहा होगा, एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि 2023 में 2 बार इस सूची में शामिल हुए हैं। ठीक है, एक जनवरी में और एक सितंबर में। और एक कौन सा है खिलाड़ी? तो शुभमन गिल। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे शॉर्ट में हम लोग जानते हैं यूनेस्को के रूप में, तो यूनेस्को ने हाल ही में रमजान में इफ्तार के भोजन परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। बताएं कि इसके लिए किस देश ने आवेदन किया था। यहाँ पर मे नहीं बल्कि यहाँ पे ने होगा, किस देश ने ये आवेदन किया था। देखिए इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, तुर्की, ईरान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इन सभी देशों ने संयुक्त तौर पर कह सकते हैं इसको लेकर आवेदन किया था। जो रमजान के महीने में जो इफ्तार होता है, तो इफ्तार पार्टी जो होती है, या फिर यूं कहें रोजा जो खोला जाता है, उसी को ही अभी हाल ही में यूनेस्को की या फिर इस परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बारे में हम चीज़ों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2023 को मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान उपवास तोड़ने वाले भोजन इफ्तार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो ये ध्यान रखिए, खबरों में है, निश्चित तौर पर ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के लिए यह आवेदन ईरान, तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से यूनेस्को को दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि हाल ही में इसकी जानकारी हमने 2 से 4 दिन पहले आपको दिया था कि यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गुजरात के गरबा को शामिल किया है। अच्छा, गुजरात के गरबा नृत्य की जो बात हो रही है, आपको बता दूं गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ये चीजें ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पर प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, यहाँ पर जो प्रश्न था उसके आधार पर इसका राइट आंसर हुआ ईरान, तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से जो आवेदन किया गया था। इसके पश्चात अभी हाल ही में इफ्तार को ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में इस सूची में 15 चीजें शामिल है। ये 15वां जो शामिल हुआ ये गुजरात का गरबा नृत्य है। ये कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। और किस वर्ष इसे शामिल किया गया है, तो वो चीजें यहाँ पर हमने शामिल किया है। जो पहला है वो है वैदिक जप की परंपरा, जो कि 2008 में इसे शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त 2008 में रामलीला को और कुटियाट्टम को, जो कि सांस्कृतिक थिएटर है, इसे भी 2008 में है इसमें शामिल किया गया था। और रिसेंटली 2023 में गरबा नृत्य को, इससे पहले 2021 में दुर्गा पूजा को, 2017 में कुंभ मेला को, 2016 में नवरोज और योग को। ये कंप्लीट सूची ध्यान रखिए, ये अभी गरबा नृत्य के कारण खबरों में है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं इससे पहले कौन कौन से नृत्य को इस सूची में शामिल किया गया। जैसे यहाँ पर आप नजर डालिए, छऊ नृत्य को 2010 में। इसी प्रकार से कई सारी चीजें और भी है जो इस सूची से प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बाद में इसे अच्छे तरीके से देखिएगा, हो सके तो इसे आप कहीं पर नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में विनवैक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, या फिर यूं कहें भारत और किस देश के बीच विनवैक्स अभ्यास आयोजित हुआ है।
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये नाम से भी थोड़ा सा जाहिर होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा वियतनाम। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इसके बारे में कि भारत और वियतनाम के बीच राजधानी हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी हनोई, यहीं पर 11 दिवसीय संयुक्त अभ्यास विनवैक्स 23 का आयोजन किया गया। आपको ध्यान रखना है, इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 11 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई है, जो समापन होगा 21 दिसंबर 2023 को होगा। और देखिए वियतनाम की बात हुई तो वियतनाम को लेकर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे दूं, हालांकि ये तमाम चीज़ें आपको बतलाई जा चुकी है। रिसेंटली 27 अक्टूबर 2023 को वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब ये इस तरह का आयोजन क्यों होता है आपको बता दूं, इसका उद्देश्य शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय और संस्कृति की दुनिया में दोनों देशों के मध्य संबंधों को मजबूत करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इसका आयोजन 27 अक्टूबर को हुआ था हो ची मिन्ह सिटी में। अगला पॉइंट है वियतनाम के ही संदर्भ में कि मौजूदा समय में वियतनाम में भारतीय राजदूत संदीप आर्य है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में वियतनाम के बाक निन्न में, बाक निन्न एक शहर का नाम है, यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में जो हम बात कर रहे थे संयुक्त सैन्य अभ्यास की या फिर द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास की, तो इसको लेकर एक चार्ट हमने कई बार आपको बताया है, वो कंप्लीट सूची आप देख सकते हैं। प्रश्न अगर बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। आपको रिवाइज करा दूं, जैसे कि संप्रीति अभ्यास जो ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होती है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, धर्म गार्जन भारत और जापान, विनवैक्स भारत और वियतनाम, यही यहाँ पर प्रश्न में था। उसके बाद सूर्य किरण भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, और उसके बाद रिसेंटली अभी आयोजित हुआ ऑस्ट्र हिंद, जो कि हमने जानकारी विस्तृत तौर पर आपको दिया, तो भारत और अमेरिका के बीच ये आयोजित हुआ। तो ये इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये तमाम पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दिए जाते हैं डेली बेसिस पर, तो एप्लीकेशन पे जाके तमाम पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं, बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर जो जानकारी अभी हम आपको दे रहे थे कि इनके एक प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में बाक निन्न में किया गया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। तो देखिए अब यहाँ पर एक जानकारी पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन है, उसे अभी हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उसी को लेकर ये जानकारी है। आपको बता दो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1863 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है, एक आवासीय विद्यालय के रूप में शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, तो ये ध्यान रखिए। और अभी हाल ही में शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। और अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हालांकि इस समय भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संख्या वो है 42वां जो इसमें शामिल किया गया है, वो कर्नाटक स्थित होयसल जो पवित्र मंदिर का समूह है, ये 42वां इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसकी संख्या वर्तमान समय की बात करें तो 42 है। 41वां बना शांति निकेतन, दूसरा जो होयसल मंदिर समूह है कर्नाटक का, वो 42वां। अच्छा, अभी ये दोनों को जो इसमें शामिल किया गया है, आपको बता दूं कि विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र था, जो 45वां बैठक था, 10 से 25 सितंबर 2023 तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। यहीं पर ये दोनों स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जिसके आधार पर आपको ये चीजें ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न हाल ही में खबरों में रहा, डोनाल्ड टस्क निम्नलिखित में से कौन है? आपको बता दूं ये राइट आंसर इसका होगा, वे पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, डोनाल्ड टस्क। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड टस्क हाल ही में 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है ही। हालांकि पोलैंड को लेकर एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था, एगा स्वीट जो कि पोलैंड की रहने वाली है। आपको बता दूं कि इन्होंने हाल ही में अक्टूबर 2023 में सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब अपने नाम किया था। सैन डिएगो ओपन टाइटल 2023 का खिताब इन्होंने हाल ही में अपने नाम किया था। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बता दूं एक जानकारी, डोनाल्ड टस्क जो लिखा गया है, ऐसा ही नाम है एक डोनाल्ड ट्रंप। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। जो प्रश्न पूछा गया था आपको भी जानकर हैरानी होगी, प्रश्न था कि डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं या फिर थे। तो जिसमें पूछा गया था, तो आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि वर्तमान में जो 46वें राष्ट्रपति हैं ये है जो बाइडेन। तो ये भी चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, एक छोटा सा मतलब आसान सा बेसिक सा प्रश्न है। अगर आप ये सब चीजें भी याद नहीं रखेंगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि एक अंक हमारा छूट गया एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं होता कि सिर्फ कठिन ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ परसेंटेज ऐसा होता है प्रश्नों का जो कि आसान भी पूछे जाते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि अभी का जो बदलता हुआ पैटर्न है एग्जाम का, वो किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको जानकारी दे रहे थे हम इस प्रश्न के बारे में, लेकिन अब आपको ले चलते हैं कुछ जानकारी आपको ये दे दूं कि हमने जो कई बार आपको बताया है कि 17वीं पीएससी एग्जाम को लेकर जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है 17 दिसंबर 2023 से आप इस कोर्स को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल टेस्ट आपके होंगे 130 ऑनलाइन मोड में। इसमें सभी सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट होंगे 15-15 और ये उत्कृष्ट लेवल के होंगे, अच्छे क्वालिटी का टेस्ट होगा, एकदम से अच्छी प्रकार से हमने इसे डिजाइन किया है। ये एक फ्रेश टेस्ट है जो कि आपको मिलेंगे। हालांकि सभी टेस्ट इसमें जो होंगे वो फ्रेश ही होंगे, जो देंगे आपको अंदाजा होगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसकी संख्या कुल 40 होगी और इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन का आधार क्या है। अच्छा, इसमें सभी प्रश्नों का आपको विश्लेषण भी मिलेगा, आप ये ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्नों का डिटेल होगा ताकि आप बेहतर तरीके से मिलते जुलते फैक्ट रिलेटेड फैक्ट की भी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस कोर्स की विशेषता यह है कि इसमें ये तमाम चीज़ें आपको इंक्लूड की गई है, जिसमें करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा और सिलेबस आधारित नोट्स आदि इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। ध्यान रखिए ये ऑफर 16 दिसंबर 2023 तक वैध है, केवल 500 छात्रों के लिए। इसमें अधिकतर छात्र ने इसे ज्वाइन कर चुका है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है BMTS70, जिसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और जरूरी बात यहाँ पर यह है कि जो नए छात्र इसे ज्वाइन करेंगे उसे 100 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ये ऑफर 16 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और 17 दिसंबर रविवार से ये टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित तौर पर ये आपके लिए कारगर साबित होगा। चलिए, 7वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर के कितने हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया है। देखिए, अभी हाल ही में देश भर के 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में केंद्र सरकार ने शामिल किया है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, कृषि उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई थी आपको बता दूं वर्ष 2020 में की गई थी और आपको ये भी ध्यान रखना यह योजना किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करती है ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। तो इसी लिहाज के दृष्टिकोण को मतलब इसी को ध्यान रखते हुए कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी 2020 में। अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने देश भर के 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया है, जिस वजह से ये खबरों में आया है। तो जिस वजह से ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। अच्छा, यहाँ पर किसानों की बात हुई और कृषि की बात हुई है, तो एक जानकारी आपको दे दूं, हालांकि यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है इस पॉइंट से। तो भारत में जो पहले किसान रेल है वो 8 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच चले थे। ये पहली बार था जब किसान रेल चलाया गया था महाराष्ट्र और बिहार के बीच। महाराष्ट्र में एक स्थान है देवलाली, यहीं से दानापुर के लिए मतलब ये दोनों स्टेशन के बीच ये पहली ट्रेन चलाई गई थी 8 अगस्त 2020 को। ये चीज़ें ध्यान रखें, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। अगले पॉइंट की बात करें, हालांकि भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र में ही चली थी, मुंबई से थाने तक, जो कि 35 किलोमीटर चली थी, मालगाड़ी थी। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए, पहली बार भारत के इतिहास में ये ट्रेन चली थी। अच्छा, उस समय यहाँ पर हम चलिए आपके प्रश्न ही पूछ लेते हैं। उस समय जब ये ट्रेन चले थे तो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 66 हवाई अड्डे अब पूरी तरह से हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम भारतीय हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट रिसेंटली आई है, इसमें यह कहा गया है कि अब भारत में 66 हवाई अड्डे ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से ग्रीन एनर्जी पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि हरित ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखिका को उनके स्मरण
यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा हुई है। आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा पुष्पा भारती। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके स्मरण यादें यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान देने की घोषणा हुई है। अच्छा, इस सम्मान की बात करें तो यह 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित, ये एक फाउंडेशन का नाम है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया एक साहित्यिक पुरस्कार है। 1991 में यह स्थापित किया गया था। हालांकि अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त, एक था बिहारी पुरस्कार और इसके अतिरिक्त एक तो व्यास सम्मान बिहारी पुरस्कार, एक और है उसका नाम है शायद आई थिंक हाँ सरस्वती सम्मान। ये तीनों पुरस्कार की जो मतलब शुरुआत हुई थी, ये साहित्यिक पुरस्कार है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि पुरस्कार स्वरूप 4 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान किया जाता है, जो भी विजेता इसके होते हैं। अच्छा, ये तो रही बात 33वें व्यास सम्मान से ये घोषणा हुई है और इन्हें सम्मानित किया जाएगा। हालांकि ये तो रही बात यहाँ पर 33वें व्यास सम्मान के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं 32वां जो दिया गया उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि साहित्यिक पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित है। ये 3 साहित्यिक पुरस्कार हैं। इसमें आपको ध्यान रखना सरस्वती सम्मान जो हम बात कर रहे थे, तो इसके तहत अभी हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया तमिल लेखिका सुश्री शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। जबकि वहीं पर अगले साहित्यिक पुरस्कार की हम बात करें तो 32वां व्यास सम्मान प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। जबकि एक और है बिहारी पुरस्कार, जो कि 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचना कीर्ति पंचरंग चोला पहर शखेरी के लिए उन्हें दिया गया। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी को यहाँ पर हमने स्लाइड में ऐड किया है। आप देख सकते हैं 32वां जो सम्मान मिला सुश्री शिवशंकरी को, 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को। ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूं सबसे महत्वपूर्ण सम्मान को लेकर के, क्योंकि यहाँ से आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में एक प्रश्न बना है, जो स्लाइड आप यहाँ पे देख रहे हैं यहीं से। तो इसमें पहला है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 में एडना एदन इस्माइल जो कि सोमाली के हैं इन्हें दिया गया। पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया जो कि इंग्लैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पोंडिनो को सम्मानित किया गया जो बुल्गारिया के हैं। इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला 2023 का ये शक्तिकांत दास को मिला। इनसे पहले जो ये अवार्ड मिला था गवर्नर ऑफ द ईयर का, ये रघुराम राजन को मिला था। रघुराम राजन आरबीआई के पहले गवर्नर थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था और दूसरे गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। 15वां एनी अवार्ड मिला थलपिल प्रदीप और ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से नंदनी दास को सम्मानित किया गया। अच्छा, शक्तिकांत दास की बात हुई है तो वे आरबीआई के 25वें गवर्नर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स द्वारा कहां द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना प्रस्थान अभ्यास का आयोजन मुंबई तट पर किया है और आपको ध्यान रखना जिसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा किया गया है। और यह अभ्यास प्रत्येक एक सेकंड, यहाँ पर देखिए प्रश्न में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो रहा है। यहाँ पे हमने एक जगह लिखा द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास और यहाँ पे एक जगह लिखा गया है ये 6 माह पर आयोजित किया जाता है। अच्छा, चलिए इसको हम अगले यहाँ पर हमें भी कन्फ्यूजन अब होने लगा, इसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। फिलहाल अच्छा, प्रश्न को ही आप लोग सही मानिए क्योंकि प्रश्न हमने जो लिया है न्यूज़पेपर से वो एकदम करेक्ट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन जो हम लिए हैं हो सकता है एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ी हो। ये द्विवार्षिक अभ्यास हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर काट लीजिएगा, ये सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यह अभ्यास की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पुलिस, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन विभाग, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, भारत मौसम विज्ञान आदि ने इसमें भाग लिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। तो फिलहाल कुल मिला के बात यह है कि भारतीय वायुसेना द्वारा ये जो अभ्यास है द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का जो आयोजन है ये मुंबई तट पर किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा ये आयोजित हुआ है, ठीक है। ये 6 माह पर आयोजित नहीं होता बल्कि ये द्विवार्षिक अभ्यास है, प्रत्येक 2 वर्ष पर यह आयोजित होता है। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया कहां पर,
तो दिल्ली में किया गया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। आयोजन तिथि की बात करें तो यही हमने आपको बताया 10 दिसंबर 2023 को ये आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है इसका थीम क्या है, तो ऑनर रन थीम के साथ अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट है इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सेना और जनता विशेषकर युवाओं के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस कार्यक्रम के दृष्टिकोण के हम ध्यान रखते हुए बात करें तो वर्तमान में जो सेना प्रमुख है कि जनरल मनोज पांडे, इन्होंने ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, जब भी अगर हम बात करें सेना प्रमुख की, जहां पर ये ना लिखा हो वायुसेना प्रमुख या फिर नौसेना प्रमुख, सिर्फ और सिर्फ लिखा हो सेना प्रमुख, तो बात वहां पर होती है थल सेना प्रमुख की। तो थल सेना प्रमुख वर्तमान में है जनरल मनोज पांडे। लेकिन जहां पर ये इंडिकेट हो वायुसेना प्रमुख या फिर एयर चीफ मार्शल, जो कि वी.आर. चौधरी है, यानी कि विवेक राम चौधरी है, ये ध्यान रखिए। वहीं पर नौसेना प्रमुख जिसे कि एडमिरल के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो वर्तमान में एडमिरल हैं आर हरि कुमार। तो ये चीज ध्यान रखें, तीनों सेना प्रमुख के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो अनिल चौहान है, ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के, जो कि अनिल चौहान है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के थे बिपिन रावत, जो कि 2021 में तमिलनाडु के पास जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिस विमान का नाम था MI-17 V5। इसमें 13 लोग सवार थे, उनकी पत्नी समेत, जो कि दुर्घटना स्थल पर ही सभी की मौत हो गई थी 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेटर असद शफीक ने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 37 साल के पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज असद शफीक ने हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के कारण उन्होंने ये संन्यास लिया है और उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 3 साल पहले 2020 में खेला था। उन्होंने एक बयान दिया है कि अब शरीर हमारा अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मतलब कि उस तरह का परिपक्व नहीं है, मतलब कि उस चीज़ को हम नहीं खेल सकते। ये भी चीज़ें उन्होंने खुद से भी बोला। हालांकि मूल बात तो यहाँ पर यह है कि वे पिछले 3 साल से मतलब टीम से बाहर थे। तो उन्होंने कहा कि उनका जो उम्र है वो अधिक हो रहा है और उनका शरीर अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ पर हम आगे बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो आपको जानकर दे दूं कि हाल ही में भारत की मेजबानी में खेले गए 13वें एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया और छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को अपने नाम किया है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की यहाँ पर बात हो रही है और इस क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया विराट कोहली। अब यहाँ पे देखिए, इसके बारे में कुछ जानकारी हमने लिखा है कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने 2 बार खिताब अपने नाम किया है। पहली बार 1983 में कपिल देव की मेजबानी में और दूसरी बार 2011 में जो भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है इस वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। भारत ने 1987, 1996 और 2011 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी किया था। स्वतंत्र रूप से भारत ने 2011 में और अभी रिसेंटली 2023 में इसकी मेजबानी किया। इससे पहले संयुक्त तौर पर कुछ और भी देश इसमें शामिल थे, तो इसकी मेजबानी 1987 और 96 में किया गया था। ओवरऑल अगर आपसे पूछा है कि कब कब भारत ने इसकी मेजबानी किया है तो कुल मिला के 4 बार, लेकिन स्वतंत्र तौर पर 2 बार, 2011 और 2023 में। अगला 12वां प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया अर्थात BOI ने। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक बिहार में कहाँ पर आयोजित की गई है? कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज को लेकर दिया है, 17 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको भरपूर फायदा मिलेगा। और इसी कोर्स में जो अभी एक ऑफर के साथ आप इसे ज्वाइन करेंगे, इसी कोर्स में आपको करेंट अफेयर्स का डेली, मंथली, ईयरली PDF मिलेगा।
करंट अफेयर्स के अतिरिक्त संपूर्ण बिहार जी के सिलेबस आधारित नोट्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। 16 दिसंबर तक इसका ऑफर है। ये ऑफर है जो कि आपको ध्यान रखना है, यही प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।